औरतों को भी, यंगस्टर्स को भी और मर्दों को भी कमर में दर्द रहता है। तो ये कमर दर्द होता क्यों है, वजह क्या बनती है? जब करवट में सो रहे होते हैं ये चीज़ बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है आपकी। जब आप आगे की तरफ अपना घुटना करके सोते हैं तो हमारा जो एक कमर का एक वर्टिब्रास का एक पूरा एस बन रहा होता है ना, वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, वो थोड़ा सा आगे की तरफ टिल्ट कर जाता है। अब जब टिल्ट करता है तो उसके साथ जितने मसल्स कनेक्टेड हैं आपकी बैक के, लेटते हैं और वो मैट्रेस बिल्कुल अंदर चला जाता है, नरम होता है ना, वो फिर से आपके वर्टिब्रास को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करता है। बहुत सारे लोगों को डिस्क हर्निएशन और डिस्क बल्ज उन्हें पता नहीं चलता, उन्हें सोए हुए हो जाता है। लेटे थे, वो एक ही तरफ को प्रेशर पड़ता रहा। अब पढ़ के वो जब बाद में कमर की दर्द नहीं जा रही, जब चेक करवाया, एक्सरे कोई चीज़ करवाई, तो आपका सी सेक्शन के बाद जिन औरतों को ये मसाइल हैं कमर दर्द के, उन्हें क्या करना चाहिए? एपिड्यूरल आपकी कमर में उन्होंने एक इंजेक्शन लगा दिया, ठीक है, उसने आपकी बॉडी को नम किया, थोड़ी देर के लिए सुन कर दिया, लेकिन उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं आपके 70 to 75% तक पेन रिकवर हो सकती है अगर आप अपनी उन दिनों में कुछ एक्सरसाइजेस कर लें। खुद ना करें, वो जाके अपने फिजियोथेरेपिस्ट से करवा लें या घर पे फिजियोथेरेपिस्ट को बुला लें। स्ट्रेचिंग फेज हमें बताएं कि हम घर बैठे खुद से ये चेक कर सकें क्या हमारी कमर अभी बिल्कुल ठीक है कि नहीं। 3 एक्सरसाइजेस हैं जो अगर आप में से कोई भी घर में जो रह रहे हैं या बाहर है कोई भी, अगर वो करना शुरू करते हैं तो आज के इस पॉडकास्ट में हम एक ऐसे मसले के बारे में बात करेंगे जो है तो बहुत कॉमन, लेकिन हर दूसरा इंसान कहीं ना कहीं इसको फेस कर रहा है, और वो है कमर दर्द। ऐसी कौन सी हमारी मेजर गलतियां हैं जो हम उठने बैठने और सोने में करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पहले कमर में दर्द स्टार्ट होता है और उसी के साथ साथ ये दर्द हमारे टांगों में भी चला जाता है। और आज आपको इसी पॉडकास्ट में कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस बताई जाएंगी, अगर आप उन्हें फॉलो करें तो आपका ये दर्द बगैर दवाइयों के ख़त्म हो जाएगा। तो इस पॉडकास्ट को एंड तक लाजमी देखिए। मैं बहुत ही मेहनत और रिसर्च के बाद हेल्थ वाइज कंटेंट बनाती हूँ। डिफरेंट डॉक्टर्स को बुलाया जाता है जिनसे हम ओपिनियंस लेते हैं, ट्रीटमेंट्स के बारे में पूछते हैं और आपको बहुत ही बेहतरीन हल बताते हैं कि जिससे आप घर बैठ के अपने हेल्थ वाइज इश्यूज़ को एड्रेस कर सकें और उनको ट्रीट कर सकें। अगर तो आपको मेरा कंटेंट वैल्यूएबल लगता है और आप चाहते हैं कि हम हेल्थ वाइज आपके सारे क्वेश्चंस को आंसर करें, एड्रेस करें, तो अभी के अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एक घर में किसी औरत की बात करें तो उसकी कमर में दर्द हो रहा होगा, उसकी गर्दन में दर्द हो रहा होगा, लेकिन उसे होगा मैं अपने सारे काम पहले ख़त्म कर लूँ, उसके बाद जब रात में लेटूंगी तब इन दर्दों को सोचूंगी। इसको फॉर ग्रांटेड लेना क्या इम्पैक्ट रखता है हमारी बॉडी पे? अच्छा, दर्द की सबसे पहले अगर बात करें तो मैंने एक बड़ी खूबसूरत बात सुनी थी कि दर्द इज़ जस्ट लाइक एन इमोशन। आपके इमोशंस जैसे जैसे आपके ऊपर आपके हिसाब पे आना शुरू हो जाते हैं, अगर आप खुश हैं तो आपका दिल करेगा आप छलांगे लगाएं, आप जाएं, घूमें फिरें, इंजॉय करें, और ऐसे ही अगर आप सैड होना शुरू हो जाएं तो आपकी पूरी बॉडी ऐसे लेथार्जिक एकदम से फील करना शुरू कर देती है, आपका दिल नहीं करता आप उठें, आप काम करें। पेन इज़ जस्ट लाइक दैट, कि वो आपकी जिस्म में फैलता जाएगा जब आप उसे फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देंगे। कोई भी चीज़ अगर आप उसे शुरू में पकड़ लेते हैं तो वो मसला नहीं बनती है, वहीं पे मसला ख़त्म हो जाता है, लेकिन जब हम उसे छोड़ देते हैं फिर बढ़ते बढ़ते वो इतना बड़ा मसला बन जाती है कि हम उसे ठीक भी नहीं कर सकते हैं। तो ख़वातीन में अगर बात करें, स्पेशली पाकिस्तान की ख़वातीन की, उन्हें मुझे लगता है ट्रेन इस तरह से किया जाता है कि उन्होंने अपनी ज़ात को पीछे छोड़ना होता है, और ये छोटी छोटी दर्दें अच्छा हो गई, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी, वो उस चीज़ को छोड़ती जाती हैं, फिर वो एक बहुत बड़ा मसला बनना शुरू हो जाती है। जैसे अगर आप ख़वातीन की बात करें, उन्हें बड़ी एक कॉमन सी सर में दर्द अक्सर रहना शुरू हो जाता है। अक्सर ख़वातीन को हाथों में दर्द होना, हड्डियों में, जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है। क्यों होता है? अब उसका अगर आप रीज़न देखते हैं, आप रेपिटेटिव मूवमेंट कर रहे हैं, घरेलू खातून है, हंडिया बना रही हैं, कोई चीज़ कर रही हैं, रेपिटेटिवली अगर वो मूवमेंट कर रही हैं, उनके हाथों में दर्द आ जाएगा, जोड़ों में आ जाएगा, वो उसे पकड़ेंगी नहीं। होगा क्या, नहीं पकड़ेंगी तो यहाँ पे सोजिश होगी और हाथ आपके दर्द, आपकी उंगलियां नमनेस की तरफ जाना शुरू हो जाएंगी। इसी तरह अगर सर की बात करें, सर में दर्द रहता है, ख़वातीन हो या मर्द हजरात हो, कोई भी हो, हमारा मोबाइल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, हमारे आंखों के मसल्स जो हैं वो टेंशन में आना शुरू होते हैं और वो वहाँ से स्ट्रेस आपके सर पे जाना शुरू हो जाता है। क्या किया, जब दर्द शुरू हुआ उस चीज़ को रोका नहीं, वहाँ पे उस चीज़ को अगर रोक लेते तो ज़्यादा बेहतर होता। आपका वो दर्द पूरा फैल के अक्सर औकात माइग्रेन्स की तरफ चला जाता है। लोग कहते हैं जी माइग्रेन्स हो गए, हमें माइग्रेन रुक नहीं रहा। उसका रीज़न देखें, वो आपका ट्रिगर क्यों हो रहा है, बार बार आपको ये ऐसा दर्द क्यों हो रहा है। तो इट्स जस्ट लाइक कमर दर्द हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कॉमन है, औरतों को भी, इवन यंगस्टर्स को भी और मर्दों को भी कमर में दर्द रहता है। तो ये कमर दर्द होता क्यों है, वजह क्या बनती है? अच्छा, कमर दर्द के बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। अगर हम बात करें कुछ लोगों की, जी डिस्क हर्निएशन हो गई, आपका डिस्क बल्ज हो गया, किसी की जो रिब्स हैं, जो उनके वर्टिब्रास हैं, वो एक दूसरे के अंदर फ्यूज़ हो गए, किसी के आगे हो गए, किसी के पीछे हो गए।
इन सारी चीज़ों से पहले एक सिचुएशन आती है जिसको हम कभी भी सोचते ही नहीं हैं उसके बारे में। वो क्या होता है कि हम बैठ कैसे रहे हैं, हम या अगर खड़े हैं या झुक रहे हैं तो हम किस तरह से कर रहे हैं। अब झुकने के दौरान हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, एकदम से झुक जाते हैं। कोई भी चीज़ उठानी है, एकदम से पूरी कमर को आपकी बेंड कर दिया और आपने वो चीज़, अब वो जब एकदम से जर्क आता है तो आपकी कमर में कहीं न कहीं या तो डिस्क हर्निएशन की तरफ ले जाता है, बल्ज की तरफ ले जाता है। समटाइम्स आपके पट्टे उसकी वजह से जब खींचना शुरू करते हैं, हम कहते हैं अच्छा ठीक है, एकदम से दर्द निकला, वो पंजाबी और उर्दू में कहा जाता है चुक पड़ गई। वो चुक क्यों पड़ी? आपने, आपका जो एक नीचे जाने का एक तरीका था, जिस तरह से आप नीचे झुके हैं उस चीज़ के लिए, वो गलत था आपका। फिर दूसरा एक जो बहुत कॉमन रीज़न आता है, हम बैठते हुए कैसी कुर्सी इस्तेमाल कर रहे हैं। अक्सर औक़ात बहुत सारे मर्द हज़रात जो ड्राइविंग करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा रीज़न उनकी पेन की बैक में शुरू होती है और वो आते-आते उनकी टाँगों से नीचे पीछे थाइज़ की बैक साइड पर पेन आना शुरू हो जाती है। वो क्यों आती है? जब आप एक ही पोस्चर में बैठे रहे हैं, बैठे-बैठे आपके मसल्स जो ट्रेन है प्रॉपर मूवमेंट करने के लिए, आपको ब्रेक्स लेनी है बार-बार, आप ब्रेक नहीं ले रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो मसल्स अब ट्रेन हो जाएँगे आराम से बैठने के लिए, लेथार्जिक होकर बैठने के लिए, सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल जिसमें आप उसके बारे में बात कर लें। इस वजह से आपकी कमर में दर्द आना शुरू हो जाता है। अक्सर औक़ात लोगों को बहुत ज़्यादा दर्द की रीज़न एक ये भी होती है, हम जो बेसिक की अगर बात करें हमारे मैट्रेस की वजह से। हम मैट्रेस कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। लोग कहते हैं जी हमने मेडिकेटेड मैट्रेस ले लिया, ये कर लिया। आपने चले मैट्रेस भी अच्छा ले लिया, आपका सोने का पोस्चर ठीक था या नहीं था, वो भी आपकी कमर में दर्द का बाइस बन सकता है। और उठने का अंदाज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता, सोकर उठे जी, सुबह उठे और कमर में दर्द शुरू होगी। सबसे गलत हमारा अंदाज़ ये होता है, जल्दी में उठने के लिए एकदम से सीधे लेटे हैं, वैसे ही उठ के बैठ के। जबकि आपके उठने का अंदाज़ अगर हम इसे डेमॉन्स्ट्रेट भी कर सकें तो वो बड़ा एक अच्छा तरीका हो जाएगा। आप पहले करवट लीजिए, करवट लेके अपनी दोनों टाँगों को नीचे उतारिए, फिर उसके बाद अपनी कमर को उठाइए। आपके बेड से उठने का ये एक तरीका है जो एक आपको कमर की दर्द और इन सारी चीज़ों से बचा सकता है। बिल्कुल ठीक है, यानी आपके कहने का मतलब ये है कि हमारा सोना, उठना, बैठना और जितनी भी डेली लाइफ में हम वर्किंग कर रहे हैं, हमारा वो जितने भी पोस्चर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं कि हमारी डिफरेंट बॉडी में पेन्स किस तरह क्योंकि बढ़ती देखिए हैं। बेसिक जो आपका पेन निकलने का रीज़न है, बहुत कम लोग होते हैं जिनका क्रोनिक रीज़न होता है। बहुत क्रोनिक बनने की भी रीज़न होता है कि हम पोस्चर को अपने मैनेज नहीं उस टाइम पे कर रहे होते हैं या हमने कोई ना कोई ऐसी गलती की होती है। बहुत कम लोग होते हैं जिनके एक्सीडेंट होते हैं और उनकी फिर कमर का कोई मसला बनता है। कितने आपने आज तक सुने होंगे कि जी वो बंदे का, उसका भी एक्सीडेंट हो गया। हर तीसरे बंदे के आपको मुँह से सुनाई दे रहा होगा कि हाँ भी मेरी कमर में दर्द है। ख़वातीन हो, मर्द हो, आजकल बच्चों की कमर में दर्द होना शुरू हो गया। क्यों? आप अपना बैठना, उठना, सोना, इन चीज़ों को प्रॉपर्ली मैनेज नहीं कर रहे हैं। आप अपने बारे में नहीं जान रहे हैं कि हाँ, हमें करना किस तरह से है। डॉक्टर नूर, आप क्या सजेस्ट करती हैं? जैसे आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं, तो आप हमें ये बताएं कि अगर हम बैठें, क्योंकि अक्सर हमें ये कहा जाता है कि हम अपनी बैक को बिल्कुल स्ट्रेट करके बैठें, ठीक है, लेकिन जब हमने रिलैक्स फील करना होता है तो सबसे पहले जब भी हमने मेडिटेशन वगैरह करनी हो तो वो कहते हैं अपनी बॉडी को रिलैक्स छोड़ दो, अपने कंधे रिलैक्स करो, फिर आप डीप ब्रेथ करो। तो एक्चुअली बैठने का सही पोस्चर क्या होना चाहिए? अगर इस तरह से करें कि आप अपनी ट्रेनिंग्स इस तरह से शुरू करें। हमारी आजकल ट्रेनिंग्स क्या हो गई हैं, मेडिटेशन की आपने बात की, उसमें आपको रिलैक्स छोड़ना होता है, आपको अपने ऑर्गन्स को रिलैक्स छोड़ना होता है, नॉट योर मसल्स। आपको अपना एक पोस्चर, वो समटाइम्स वो देखें ना, वो ऐसे चौंकड़ी बनाकर और हाथ सीधे करके उसमें देखें वो कमर आपकी सीधी करवाते हैं। उसमें आपके जितने विज़रल ऑर्गन्स हैं, जैसे आपका मैदा हो गया, आपके लंग्स हो गए, इन सारी चीज़ों को एक जिस एनाटॉमिकल पोजीशन में वो हमारी बॉडी में अल्लाह ताला ने लाइन किए हैं, उसमें लाना होता है बेसिकली। एक बहुत बड़ी जो एक चीज़ है, लोग कहते हैं जी इनहेल एक्सहेल करें, स्ट्रेस हो रहा है या कोई चीज़ हो रहा है, उसमें हमें यही नहीं पता होता हमने पेट से सांस लेना है या यहाँ से सांस लेना है। हम हमारी चेस्ट से सांस लिए जाते हैं, हमें जबकि हमारे पेट से सांस लेना है। क्यों? ताकि वो विज़रास जब आपके एक ऑर्गन जो आपके अंदर जितने आपके किडनीज या जो भी चीज़ें हैं, आपके जो पेट के दरमियान वाले हिस्से में जितने ऑर्गन्स हैं उन्हें हम विज़रल ऑर्गन्स बोलते हैं, उनको उनकी जगह पर लाना है। फिर आपकी ऑक्सीजन जब बॉडी में पूरी घूमेगी ना, वो ऑक्सीजन प्रॉपर आपकी ब्रीदिंग और आपका स्ट्रेस वो सारी चीज़ें रिलीज़ करेगी। अब हम पोस्चर ठीक कौन सा है बैठने के लिए, हम गलती कहाँ पे कर रहे होते हैं, हम इस चीज़ पे फोकस नहीं कर रहे होते हैं। हम बैठे हैं, ऐसे कंधे करके बैठ जाएंगे या फिर स्लाउच करके बहुत ज़्यादा बैठ जाएंगे। आप कुर्सी पे बैठ रहे हैं तो एक पहले भी बहुत एक बड़ी छोटी सी टिप है जो हर कोई बैठे बैठे अपनी कुर्सी पे कर सकता है।
आपके घुटने और आपकी कुर्सी के दरमियान 2 से ढाई उंगली से ज़्यादा का फासला नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आप कुर्सी पे बैठ रहे हैं और उसके बाद जब आप पीछे कमर लगाएंगे रेस्ट करने के लिए, आप यकीन करें वो इतना कंफर्टेबल आपका पोस्चर होगा कि आप अगर किसी ऑफिस सिटिंग में बैठे हैं, आप घर में बैठे हैं, कहीं पे भी बैठे हैं, आप इजीली बैठ के अपना काम भी कर सकते हैं। आपके कंधे खुद ही अलाइन हो जाएंगे, आपको कंधे अलाइन करने ही नहीं पड़ेंगे अगर आप अपना बैठने का पोस्चर सिर्फ अपने घुटने से एक सीधा कर लें। घुटने से जैसे ही आप सीधा करेंगे, आपकी कमर को पीछे से सपोर्ट मिल गई, आपकी कमर अब उस तरह से दर्द नहीं होगी, उसके ऊपर वो प्रेशर नहीं आ रहा। आपकी टेल बोन के ऊपर अक्सर औकात लोगों को कमर में भी दर्द आता है, कुछ लोगों को टेल बोन पे पेन आ रहा होता है। यूजुअली लोगों को पेन आता है जिस टाइम पे उनके टांगों के मसल्स बहुत ज़्यादा स्टिफ होना शुरू हो जाते हैं, तो वो टेल बोन में। अब बैक पेन के भी 2-3 पोर्शंस आ जाते हैं, किसी को अपर बैक में है, किसी को मिडिल बैक में है, किसी को लोअर में, और किसी को बिल्कुल टेल बोन में आ रहा है। टेल बोन में आपके मसल्स जिस टाइम पे आपकी टांगों के मसल्स बहुत ज़्यादा खिंचाव की तरफ जाना शुरू होंगे, आपकी टेल बोन में पेन आना शुरू हो जाएगा। जैसे ही आपके ऊपर वाले मसल जो आपकी बैक के पास आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपके हिप के हैं, ग्लूट्स मसल्स हैं आपके, जैसे ही वो खिंचाव में आना शुरू होंगे, आपके कमर में लोअर बैक में पेन होना शुरू हो जाएगा। अब ये होता क्यों है? अब किस तरह से बैठे बैठे बहुत लोगों को आदत होती है टांग पे टांग रख के बैठने की, बहुत टाइम तक एक ही टांग के ऊपर टांग रख के बैठ जाते हैं। अब जब आपने देखिए ऐसे क्रॉस किया, आपके जिस मसल ने इस तरह से सीधा रहना था वो बहुत टाइम के लिए इस पोजीशन में रहा है। मतलब जो आपका साइड का एक IT बैंड जिसे हम बोलते हैं, उस मसल ने ज़्यादा देर तक एक स्ट्रेच वाली पोजीशन में खुद को रखा। अब यहाँ से लेंथनिंग हो रही थी, यहाँ से शॉर्टनिंग हो रही थी। जब बहुत देर के लिए आपने रखा, जब आप अपनी टांग को दोबारा वापस अपनी जगह पर लेकर आएंगे, तो जो मसल शॉर्टनिंग की तरफ गया था वो भी दर्द करेगा और जो लेंथनिंग की तरफ गया था वो भी दर्द करेगा। तो इन छोटी छोटी सी चीज़ों को आपने अवॉइड करना है कि आप इस तरह से ना बैठें बहुत देर के लिए। बैठने का सबसे अच्छा तरीका, आपके पाँव भी 90 के एंगल पे होने चाहिए, आपके घुटने भी 90 के एंगल पे होना चाहिए, और आपकी बैक को प्रॉपर सपोर्ट होनी चाहिए। आपकी अगर कुर्सी ऐसी है या सोफ़ा ऐसा है, आप अपने बैक सपोर्ट में कोई कुशन रख लें, कोई चीज़ रख लें जिससे आपकी बैक को सपोर्ट मिल जाए। बहुत सारे आपके मसाइल इसी तरह से हल हो। मतलब हमारा बैठने के लिए हमें कुर्सी भी देखनी होगी, और हम काम कर रहे हैं तो हमें मतलब देखना है कि हम किस जगह पे बैठ रहे हैं, हमारे ऑफिस में चेयर किस तरह की है, हमारे घर में काउच किस तरह का है, ये सब चीज़ें जो है वो मैटर कर रही हैं। हमारा माइंडफुल रहना है आपने, खुद को लेकर, एक सिर्फ खुद को लेकर आप माइंडफुल रहना। आपके लिए कोई कुर्सी नहीं बदलेगा। अगर आप एक ऑफिस में काम कर रहे हैं, कोई आप अपने बॉस से जाकेंगे जी मैं इस कुर्सी पे बड़ा अनकंफर्टेबल हूँ, तो कहेंगे सो व्हाट, वो आपके लिए चेंज नहीं करेंगे। आपने उस कुर्सी को अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के लिए आप कुशन्स यूज़ करें, आप पैरों के नीचे कोई ऊंची चीज़ रख लें, कोई ऐसी चीज़ जो आपके पैरों का एंगल 90 तक बना दे, अपनी चेयर को एडजस्ट कर लें। उसकी आर्म्स के ऊपर आप कोई कुशन, कोई ऐसी चीज़ रख लें जो आपके बॉडी के पोस्चर को ठीक रखे, ताकि आप किसी को कंप्लेन ना कर सकें। अच्छा, यानी आपने एक बात बताई है कि ज़्यादा देर तक हम जो टांग पे टांग रख के बैठते हैं, उसकी वजह से भी हमारी टांगों से दर्द हमारी कमर तक भी जा सकता है। डेफिनेटली आता है, क्योंकि देखें आपके मसल्स, मैंने आपको पहले बताया, एक मसल स्ट्रेंथनिंग की तरफ जा रहा है, एक शॉर्टनिंग लेंथनिंग की तरफ जा रहा है, एक शॉर्टनिंग की तरफ जा रहा है। जब आप बहुत देर, आपके पाँव में अक्सर औकात आपने शायद खुद भी देखा हो, पाँव बहुत देर लटका के बैठे तो पाँव सुन्न हो जाते हैं, कीड़ियाँ चलना शुरू हो जाती हैं, हमारी ब्लड पूलिंग हो जाती है। ब्लड पूलिंग क्योंकि हम एक ही पोस्चर में बहुत टाइम तक उसको रख के बैठे थे। यू हैव टू मूव। आपकी बॉडी एक्चुअली मूव करने के लिए बनी है और रात के वक्त आराम करने के लिए बनी है। ये वाला एक डिफरेंस कर लें कि दिन में जब आप सुबह से उठ रहे हैं और शाम तक, यू हैव टू मूव अराउंड। आपको अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, और रात में वो सारे मसल्स ने जिन्होंने काम किया है उन्हें इतना रिलैक्स करना है कि जब रात को आप सोकर उठें सुबह को, आपके मसल्स ने इतना आराम किया हो कि आपकी जितनी स्ट्रेंथनिंग और लेंथनिंग और शॉर्टनिंग जो जो चीज़ें थी वो सारी उसमें पूरी हो जाएं। हमारा सोना, हम सोते भी बड़े गलत पोस्चर में है, तो जब हम ये सो रहे होते हैं, हमारा स्लीपिंग पोस्चर किस तरह इफ़ेक्ट कर रहा होता है हमारी पेन्स को? बहुत बुरे तरीके से कर रहा होता है। अक्सर लोगों की गर्दन में बल पड़ जाता है, किसी की कमर में दर्द निकल आता है, अक्सर लोगों को रात को सोए सोए क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, वो किसी की उंगलियां पाँव की मुड़ गई या कुछ ऐसे हो गया, वो नींद में एकदम से बल पड़ गया और आँख खुल गई। अच्छा, होता ऐसे है कि हमारे 2 से 3 तरीके होते हैं सोने के। अब कुछ लोग साइड लाइन सोते हैं, कुछ सीधा सोते हैं और कुछ उल्टा सोते हैं। ये 2 से 3 ही हैं जो कॉमनली ज़्यादा हो रहे होते हैं। अब इनमें भी सोने के तरीके हैं कि आप किस तरह से उसे मैनेज कर सकते हैं। शुरू में ऑब्वियस सी बात है, एक आदत आपको पड़ी होती है, उसे चेंज करने में आपको टाइम लगता है, आप नहीं इतनी जल्दी कर सकते, लेकिन अगर करना शुरू करें आप कर सकते हैं उसको। अगर आप सीधा सो रहे हैं, सीधा सोते हुए आपने एक ख्याल रखना है कि जो आपका तकिया है वो 4 से 5 इंच से ज़्यादा ऊंचा ना हो। मैक्सिमम आप उसे 6 इंच तक लेकर जा सकते हैं, उससे ज़्यादा ऊंचा ना हो, और आपकी गर्दन के दरमियान का जो खम है वो पूरा कवर हो रहा हो।
ठीक है। अब गर्दन के दरमियान का खम हमने पूरा क्यों करना होता है, ये भी आपकी डायरेक्टली शोल्डर्स और बैक पेन को रिलेट कर सकता है। किस तरह से कर रहा है, जब आप बहुत ऊंचा तकिया लेकर सो रहे हैं तो आपका सर आगे की तरफ आया हुआ है। अब हमारी जो गर्दन की, हमारे कंधों की अलाइनमेंट है, इट्स लाइक आपका कान और आपके कंधे एक अलाइनमेंट में होने चाहिए। आप सो रहे हैं, आप बैठ रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं, इनकी एक अलाइनमेंट होनी चाहिए। या तो हमारी गर्दन यहाँ पर होती है, या हमारी गर्दन, अगर हम सो रहे हैं और बहुत बारीक कोई तकिया ले रहे हैं तो हमारी गर्दन बिल्कुल पीछे बहुत की तरफ पीछे चली होती है। जाएगी। इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। आप तकिया 4 से 5 इंच का जब लेंगे, वो आपके खम को कवर कर देगा। अब उस खम के कवर होने से आपके जितने मसल्स हैं, आपके बैक के, आपके शोल्डर्स के, वो सारे मसल्स एक अलाइनमेंट में आ जाएंगे, आप जिस तरह भी सो रहे होंगे। अच्छा, अब अगर यही तकिया आप बहुत पतले वाला लेकर सोएंगे तो आपकी गर्दन बहुत पीछे की तरफ चली जाएगी, तो आपके यहाँ के जितने मसल्स हैं वो एकदम से खिंचाव में आना शुरू हो जाएंगे। आपको तब नहीं पता चलेगा, आपकी जैसे वो रूटीन बन जाएगी। अक्सर औकात लोगों को रोम्बॉइड्स में, या आपके पीछे के मसल्स हैं, आपके पेक्ट मसल्स, यहाँ के मसल्स में आप हाथ लगाएं, आपको फील होगा वहाँ पे ट्रिगर्स बने होते हैं, आपको दर्द हो रहा होता है। वो क्यों हो रहा होता है, वो आप तकिया ठीक नहीं लेकर सोए, पूरी रात आपके मसल ने क्या किया, वो एक जान लगाता रहा, एक जोर लगाता रहा कि हाँ मुझे इसे सीधा रखना है, मुझे इसे स्टेबल रखना है। वो स्टेबिलिटी के चक्कर में वो आपका मसल इतना लेथार्जिक, इतना ज़्यादा थक गया कि उसने वहाँ पे ट्रिगर्स बनाना शुरू कर दिए। अब जैसे ही हम आ जाते हैं कि हमने ये लेटने का हमने देख लिया, तकिया ऊंचा है, तकिया नीचा है, साइड वाले जो लोग जो साइड पर सोते हैं उनको इस तरह से सोना है कि उनका 4 से 5 इंच से ज़्यादा ऊंचा ना हो तकिया। और आपको बहुत सारे लोग ऐसे सोते हैं जो एक टांग आगे करके सोते हैं रात को सोते हुए, जब करवट में सो रहे होते हैं। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है आपकी बैक पेन को। किस तरह से, जब आप आगे की तरफ अपना घुटना करके सोते हैं तो हमारा जो एक कमर का एक वर्टिब्रास का एक पूरा एस बन रहा होता है ना, वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, वो थोड़ा सा आगे की तरफ टिल्ट कर जाता है। अब जब टिल्ट करता है तो उसके साथ जितने मसल्स कनेक्टेड हैं आपकी बैक के, वो सारे खिंचना शुरू हो जाते हैं। समटाइम्स खिंचाव में ज़्यादा आ जाते हैं और कुछ मसल्स रिलैक्स ज़्यादा हो जाते हैं। तो जैसे ही फिर आपको थोड़े दिन गुजरना शुरू होते हैं, आपकी कमर में दर्द आना शुरू हो जाता है। उसका आसान तरीका क्या है, जब भी आप साइड पे करवट लेकर सो रहे हैं तो साइड पे करवट में आपने अपने जो घुटना आगे करके सो रहे हैं उसके नीचे एक तकिया रखते हैं, ताकि जब आप सो रहे हैं तो वो एक बैलेंस पे रहे, आपकी टांग का एक बैलेंस 90 के एंगल पे हमेशा रहे, वो बिल्कुल ऐसे नीचे की तरफ ना हो या बहुत ऊपर की तरफ ना उठाओ। उससे आपकी कमर का दर्द बहुत हद तक बेहतर हो सकता है। मैट्रेस की बात कर लेते हैं, लोग बहुत बहुत अरसा अपने मैट्रेस नहीं चेंज करते हैं। इट्स लाइक आप मेडिकेटेड ले रहे हैं या कोई भी ले रहे हैं, आपको हर 6 महीने बाद अपने मैट्रेस की साइड चेंज करनी होती है। हम वो भी नहीं चेंज करते बहुत अरसे से। वो 6-6 साल तक एक मैट्रेस की जो अगर आप देखें ना कितनी लाइफ है, वो 6 साल तक होती है। एक मैट्रेस को आप 6 साल, उसके बाद आप उसे चेंज करते हैं। आप उस 6 साल में हर 6 महीने के बाद, 4-5 महीने के बाद, ज़्यादा बेहतर है आप उसकी साइड चेंज करते रहें। आपकी कमर का एक वो जो जब लेटते हैं और वो मैट्रेस बिल्कुल अंदर चला जाता है, नरम होता है ना, वो फिर से आपके वर्टिब्रास को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करता है। बहुत सारे लोगों को डिस्क हर्निएशन और डिस्क बल्ज उन्हें पता नहीं चलता, उन्हें सोए हुए हो जाता है। क्यों? लेटे थे, वो एक ही तरफ को प्रेशर पड़ता रहा। अब पढ़ के वो जब बाद में कमर की दर्द नहीं जा रही, जब चेक करवाया, एक्सरे कोई चीज़ करवाई, तो आपका डिस्क बल्ज हो गया, कोई चीज़ आपकी नर्व अंदर से कंप्रेस हो व्हाट डू यू गई। से हमें मेडिकेटेड मैट्रेस की तरफ जाना चाहिए? मेडिकेटेड की तरफ जाना मतलब चाहिए, जो थोड़े definitely। हार्ड होते हैं। जो थोड़े से हार्ड होते हैं, बहुत नरम देखें, जैसे ही आप लेटेंगे वो आपकी बॉडी को इस तरह से कर देगा। तो आपकी बॉडी का खुद देखें, आप एक वो कॉम्प्रोमाइज़ आपकी हो रही है, वर्टिब्रास की जो एक अलाइनमेंट बनी हुई है, कितनी देर वो बर्दाश्त कर लेगी उस चीज़ को। आहिस्ता आहिस्ता वो उसके मसल्स में, आपके वर्टिब्रास में। अच्छा, होता है इससे कि हमारे अंदर जो नर्व्स गुजर रही होती है ना, उन नर्व्स पे कंप्रेशन आना शुरू होता है। बल्ज हर्निएशन तो बहुत आगे की चीज़ आ जाती है, पहले कंप्रेशन थोड़ा थोड़ा सा आना शुरू होता है। जैसे ही आपका मसल कोई स्टिफ हुआ है, उसने वर्टिब्रा का अगर इतना फासला था, उसने उस फासले को या तो ज़्यादा कर दिया या और करीब कर दिया। जैसे ही हुआ, अब अंदर जो भी नर्व थी वो वहाँ से कंप्रेस होना शुरू हुई, वो आपकी टांग तक दर्द जाएगी। वो हो सकता है आपकी हिप के दरमियान से दर्द गुजर कर पीछे की तरफ जाए, आगे की तरफ आ सकती है, नमनेस आना शुरू हो जाती है। ये सिर्फ आपकी वो जो लोअर बैक पेन एक आपको आ रही होती है, वही आपकी दर्द आगे से आगे बढ़ना शुरू हो जाती है, जैसे हम फॉर ग्रांटेड लेना शुरू करें और वो चीज़ ख़राब हो जाती है। हमें थोड़ी सी दर्द को पहले सीरियस ले लेना चाहिए ताकि वो एक बड़ा मसला आपके लिए ना बने। जैसे ही आप उसको छोड़ देंगे, वो फिर इतनी बड़ी बला बन के निकलेगा कि आप कहेंगे ये कब हुआ। और फिर वो सालों लग जाते हैं सही होने। सालों लग जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों ने सर्जरीज की तरफ जाना पड़ता है। सर्जरी की तरफ
मैं एक चीज़ हमेशा कहती हूँ, अगर आप अपना लाइफस्टाइल एक्टिव रखते हैं, आप किसी भी किस्म की सर्जरीज़, आपकी वो कार्डियक सर्जरीज़ हों, वो आपकी ऑर्थो से रिलेटेड, हड्डियों से रिलेटेड कोई भी हो, आप उन सर्जरीज़ के 50 to 60% चांसेस कम कर सकते हैं अगर आप अपना लाइफस्टाइल एक्टिव रखते हैं। किस तरह से? आपके जॉइंट्स, आपके पट्टे, आपके मसल्स, जितनी चीज़ें हैं, दे आर सपोज टू बी एक्टिव ऑल द टाइम ना। उन्हें एक्टिव रखें ताकि आपका ना कोई जॉइंट फ्रीज हो, ना आपका कोई मसल ऐसे स्टिफ हो कि आपको बाद में किसी ऐसी मुसीबत में पड़ना पड़े कि आपको सर्जरी की तरफ जाना पड़े। अगर कार्डियक हम बात करते हैं कि दिल की सर्जरीज, बहुत सारे लोगों को आजकल अगर आप देखें तो मसाइल पेश आ रहे हैं, स्टंट्स डाल रहे हैं, और जी छोटी छोटी उम्र के लोग हैं, बहुत सारे, अल्लाह माफ़ करे, लोगों की बहुत इंतकाल कर रहे हैं इस चीज़ की वजह से। क्यों? हमारा लाइफस्टाइल एक्टिव बिल्कुल नहीं रख रहे। अगर आप, एक हमेशा बात होती है, अपने दिन में 15 to 20 मिनट्स माइंडफुल एक्सरसाइज या वॉक के लिए निकाल लें। आपके मसल्स से रिलेटेड इशू हो, आपके दिल से रिलेटेड इशू हो, आपके मैदे से रिलेटेड इशू हो, कोई भी इशू हो, आप उसे बहुत हद तक कम कर सकते हैं सिर्फ एक एक्टिव लाइफस्टाइल से। अब लाइफस्टाइल को लेकर बहुत सारे कोचेज़ आ गए हैं जो बता रहे होते हैं जी आप ये करें, लॉन्जेटिविटी की बात कर रहे हैं। वो क्या है? वो सारा कुछ देखें, वो आपकी खुराक आपको बता रहे हैं आपको कैसी खानी है, वो बता रहे हैं आपको कितनी एक्टिविटी अपने दिन में ऐड रखनी है, और वो बता रहे हैं कि आपने किस तरह अपनी ज़िंदगी को और बढ़ाना है, और जितनी ज़िंदगी आपने गुजारनी है उस ज़िंदगी को एक अच्छे तरीके से गुजारना है, सिर्फ किस वजह से कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी आप उसमें ऐड ऑन कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। और ये जैसे आपने सर्जरीज की बात की, स्पाइन सर्जरी तो होती भी बहुत पेनफुल बहुत है और painful है। टू एक्सपेंसिव। और उसकी रिकवरी बहुत लेट होती है। मेजोरिटी लोगों को हो रही होती है जो 50 to 60 वाली एज में आ जाते हैं। उस एज में वैसे ही आजकल पाकिस्तान में या कहीं पे भी आप देखें, डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा है। जैसे डायबिटीज़ आपकी बॉडी में रिकवरी को हमेशा स्लो डाउन कर देती है, कोई भी आपका ज़ख़म है, कोई चीज़ है, उसे स्लो डाउन कर देती है। सर्जरीज़ के बाद एक चीज़ जो एक नेचुरली बनी हुई है, एक एप्पल ले, उस एप्पल को काटें, उस एप्पल को काटने के बाद उसे दोबारा से आप सी दें, क्या वो एप्पल बिल्कुल वैसा हो जाएगा? नहीं होगा ना। इसी तरह से सर्जरीज़ हैं, ऑल्दो वो ज़रूरत है कि आपके जिस्म में ऐसा कौन सा मसला चल रहा है, कौन सी चीज़ है, लेकिन उन सारी चीज़ों को आप अवॉइड कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करके। तो उस कटे हुए एप्पल की तरह बनने से बेहतर है आप पहले ही एप्पल को इतना नरिश कर दे कि वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार जाए और आपकी न्यूट्रिएंट्स पूरे कमर कर दे। दर्द की खतरनाक फेज ऐसी कब आती है और कौन सी आती है कि हमें सर्जरी की तरफ जाना पड़ जाता है? जिस टाइम पे हमारा डिस्क हर्निएशन और डिस्क बल्ज, ये दोनों चीज़ें इस तरह से हम इन्हें छोड़ दें कि अच्छा कर लेंगे। अब ना दो तरह से होता है, या तो इनवर्ड होता है या आउटवर्ड ये होता है। होता क्या है? मतलब कौन से सिम्टम्स ऐसे पता चलते हैं इंसान को? आपकी मूवमेंट बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट हो जाती है जब आपको डिस्क बल्ज या हर्निएशन आना शुरू हो जाती है ना। यू कैन नॉट मूव प्रॉपरली। आप बैठ रहे हैं, आप उठ रहे हैं, आपकी हर मूवमेंट में आपको बहुत ज़्यादा पेन होगा, और वो पेन शूटिंग पेन नहीं होगा, वो पेन रेडिएट कर रहा होगा, वो चल रहा होगा, ट्रैवलिंग कर रहा होगा। वो आपकी कमर से टांगों में जा सकता है, वो आपके एक ही कमर की लोअर बैक के हिस्से में फैल सकता है। अब डिफरेंट स्टेजेस में है ना, अब आपके सर्वाइकल में है, थोरेसिक में है, या लंबर में है, कहाँ पे है, वो जिस भी एरिया में, वहाँ पे जोन सी भी नर्व होगी। नर्व का मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ कि जो आपकी पेन ट्रैवल करती है। अच्छा, पेन्स का भी मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ। एक पेन जो आप नॉर्मली कहें जी मसल स्पैज़म हो गया, कोई ऐसी चीज़ होगी, वो पेन एक ही जगह पे रहेगी, वो ट्रैवल नहीं करेगी। जैसे ही उसमें कोई नर्व इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएगी, वो पेन ट्रैवल करना शुरू कर देगी। अब नर्व्स कहाँ कहाँ पे? आपके ये पूरे सर से लेकर जहाँ आपके वर्टिब्रास में से नर्व्स बाहर निकल रही हैं, यहाँ पे आपका ब्रेकियल प्लेक्सस है, यहाँ से जितनी नर्व्स आ रही हैं वो आपकी बाजू को सारा दे रही हैं, सप्लाई जा रही है, कि सारे सिग्नल्स जा रहे हैं उन चीज़ों को। अब जैसे ही आप मिडिल बैक की तरफ आ जाएंगे, वहाँ पर भी नर्व्स जो जा रही हैं वो पूरी एक सप्लाई दे रही हैं। लोअर बैक पे आ जाएंगे, वहाँ पर भी सप्लाई दे रही हैं। अब जैसे ही आपका पेन ट्रैवल करना शुरू करेगा, अब पेन ट्रैवल करने का मतलब है आपका नर्व कहीं ना कहीं पे कंप्रेस कर गया, आपका नर्व कहीं ना कहीं पे दब गया। अब आपने उस दर्द को असेस करना है, और जब आपका जैसे ही पेन ट्रैवल करना शुरू कर रहा है, अब नर्व का पेन जब आएगा, या ट्रैवलिंग एक है, सेकंड आपको नमनेस फील होना शुरू हो जाएगी, या जिस्म के कुछ हिस्से एक वक्त में आपको लगेगा ठंडे हो रहे हैं। अक्सर औकात लोगों को ये भी एक होता है कि बैठे बैठे जिस्म का बस एक स्पेसिफिक हिस्सा ये ठंडा हो रहा है और बाकी सारी बॉडी सप्लाई प्रॉपर्ली नहीं वहां पर पहुंच पा रही है, वो सिग्नल दिमाग से प्रॉपर्ली नर्व नहीं पहुंचा पा रही है, वो इस वजह से आपका वो पेन आ रहा होता है। ये नर्व का पेन और दूसरा आपके मसल स्पैज़म का, इन दोनों पेन में डिफरेंस करना सीख लें। जैसे ही आपका नर्व इन्वॉल्व हुआ है, दैट मीन्स आपके वर्टिब्रास में कोई इशू शुरू हो गया। अब वहाँ पर कंप्रेशन आ रहा है, वहाँ पे स्ट्रेटनिंग, बहुत कॉमन जो चीज़ है स्ट्रेटनिंग हो जाती है ना। लोग बैठे बैठे सारा दिन काम कर रहे हैं, चीज़ कर रहे हैं, बैठ बैठ के आपका जो एस था वो सीधा होना शुरू हो गया, स्पाइन का एस।
अब वो सीधा जैसे ही होना शुरू हुआ, उसने आपके इस पीछे वाले मसल्स को पहले दबाया। अब जैसे ही मसल्स दबे, उन्होंने उनके दरमियान का फासला कम करना शुरू कर दिया। फासला कम हुआ, आपकी नर्व दब गई अंदर। अब वो जो रेडिएट करती हुई, ट्रैवल करती हुई पेन है, दैट इज समथिंग जो आपको डिस्क बल्ज या डिस्क हर्निएशन का बता सकती है। कॉमनली जो लोगों को होती है, एकदम से उठ के आप बहुत तेज़ी से उठे हैं, एकदम से बहुत तेज़ी से आपने नीचे से कोई चीज़ उठाई है, या कोई आपकी कमर पे ऐसा झटका लगा है, कोई ऐसी आपकी मूवमेंट हुई है जिसकी वजह से आपको उस वक्त एकदम से दर्द निकली है। बेशक वो आपके 5 सेकंड के बाद सेटल हो गई थी, लेकिन 1 से 1.5 घंटे के बाद वो परसिस्टेंट पेन रहना शुरू हो गई है। दैट मीन्स आपका बल्ज या हर्निएशन की तरफ जाना शुरू हो गया। आपने उसे वहीं पे पकड़ना है। वहाँ पर आप अगर इस टाइम पे पकड़ लेंगे, आपको फिजियोथेरेपिस्ट ठीक कर सकता है बिना दवाइयों के। आपके गुर्दे भी बच जाएंगे, आपका मैदा भी बच जाएगा, सारा कुछ बचेगा। लेकिन अगर आप इसको डिले करते जाएंगे, जैसे ही डिले करेंगे, फिर आपको सर्जरीज की तरफ जाना शुरू पड़ जाएगा, क्योंकि वो चीज़ अब बढ़ना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। और हम अपनी लाइफ में बहुत कम होता है कि फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं। पहले तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल अब नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आना शुरू हो गया कि हाँ, बिना दवाइयों के एक्टिव लाइफस्टाइल के साथ या कुछ स्ट्रेचेस के साथ आप अपने बहुत से दर्द ठीक कर सकते हैं, और वो बेहतर है। अच्छा, मुझे कोई ऐसा, अब आपने बात की है तो एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ मेरे माइंड में आई है, कोई ऐसी एक्सरसाइज, कोई ऐसा स्ट्रेचिंग फेज हमें बताएं कि हम घर बैठे खुद से ये चेक कर सकें क्या हमारी कमर अभी बिल्कुल ठीक है कि नहीं। जैसे अक्सर हम क्या करते थे कि बैठे बैठे अपने टोज को टच करते थे, या खड़े होके हम अपने टोज को बचपन में टच पीटी करते किया थे। करते थे। बिल्कुल। तो कुछ ऐसी चीज़ बताएं कि हमें खुद ये चेक करना है कि क्या हमारी कमर बिल्कुल ठीक है, कि इसमें भी कोई ना कोई इशू आ गया है। ज़रूर, कुछ एक्सरसाइजेज हैं जिसमें आप नी टू चेस्ट, एक एक्सरसाइज हम कहते हैं, जिसमें हमारे घुटनों को हमारी चेस्ट के साथ लगाना होता है। आपको लेटना है, आपकी गर्दन के नीचे आपको कुछ नहीं रखना, कोई पिलो नहीं रखना, कोई चीज़ नहीं और रखनी। मेडिकेटेड मैट्रेस पे लेटना है। आप काउच पे भी लेट जाएं, दैट्स फाइन। आप ज़मीन पे लेट जाएं, जाए नमाज बिछा के, कोई भी कारपेट, किसी भी चीज़ पे आप लेट जाएं, आप काउच पे, जहाँ पे भी हैं, आपके लिए जो ईजी हो उस पे आपने लेटना है। और लेटकर आपने अपने घुटनों को अपने चेस्ट के साथ लगाना है। अब चेस्ट के साथ लगाते हुए एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखना है कि आपके घुटने आउटवर्ड ना आ रहे हों। जब आप ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपके घुटने डायरेक्टली, आप अपने घुटने के जो नीचे वाला हिस्सा है उसे पकड़ सकते हैं, और अपनी तरफ जब लेकर आएंगे, ऊपर भी हाथ रख सकते हैं और पीछे से भी पकड़ सकते हैं। आउटवर्ड नहीं जाना चाहिए, सीधा उसे रखें। अगर तो ये करते हुए आपकी कमर में शदीद दर्द निकल रहा है, दैट मीन्स आपकी कहीं ना कहीं पे डिस्क में इशू आ रहा है। 3 तरह की चीज़ें होती हैं, अब इसमें भी मैं आपको बताती हूँ। एक होता है स्ट्रेच, एक होती है सोरनेस, और एक होती है पेन। ठीक है, ये आई डोंट नो कोई वैसे बताएगा नहीं, लेकिन मैंने इन चीज़ों को 3 ग्रेड्स में रख दिया है। स्ट्रेच इज़ लाइक जो आपको एक खिंचाव महसूस हो रहा है, खिंचाव का पता चल जाता है, उसमें आपको पेन नहीं होती है, सिर्फ एक खिंचाव महसूस होता है। और जैसे ही आप उसे छोड़ते हैं, आपको एक ऐसे फीलिंग आती है जैसे कोई चीज़ तेज़ी से उस जिस तरफ को आपने स्ट्रेच किया था वहाँ की तरफ गई है, एक रश आता है। ये हो गया स्ट्रेच। अब आ जाती है सोरनेस। सोरनेस आ जाती है मीठी मीठी पेन, छोटी छोटी सी आपको दर्द हो रही होगी जो आप काबिले बर्दाश्त, आप ये कह सकते हैं कि ये दर्द मेरी और ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। एक होता है कि मूवमेंट के फ़ौरन टाइम पे आपको दर्द हुआ, ऐसा दर्द है कि आप कहते हैं मैं अब 1 इंच भी आगे नहीं मूव कर सकता। अगर तो आपको दर्द है तो कोई भी स्ट्रेच, कोई भी एक्सरसाइज आपके लिए नहीं है। जो भी एक्सरसाइज हम बताएं, कोई भी चीज़ करें, वो सबके लिए तो नहीं होगी। आप अगर वो करना शुरू हुए हैं तो आपको दर्द हुआ, आपने उसे छोड़ देना। हो सकता है आपकी स्ट्रेटनिंग हो रही हो सकता है आपका डिस्क बल्ज हो रहा हो, कोई ना कोई चीज़ ऐसे डिफरेंट हो सकती है। एक एक्सरसाइज आप ये कर सकते हैं। एक और एक्सरसाइज है, उसमें आपने लेटना है, किसी भी जगह पर आप नॉर्मली लेट जाएं। आपने अपने घुटनों को बेंड करने के बाद एक टांग, दोनों टांगों को मिलाकर पहले इस तरफ लेकर आएं और फिर इस तरफ लेकर आएं। कमर आपकी सीधी रहनी चाहिए कि आपको स्ट्रेच फील हो। आपके ये जो एक हड्डी आ रही होती है यहाँ पे पेल्विस के बिल्कुल पास, यहाँ पर आपको एक स्ट्रेच फील हो रहा हो, आपको आपकी टांग के बाहर वाले हिस्से में स्ट्रेच फील होगा। ये 2 एक्सरसाइजेज ऐसी हैं जो कोई भी कर सकता है। और अगर उसे इसमें दर्द है, दैट मीन्स आपका हर्निएशन या बल्ज की तरफ जा रहा है। अगर नहीं आ रही तो आप इसे ईजिली कर सकते हैं, आपका कमर का दर्द बहुत हद तक इससे बेहतर हो जाएगा। एक और बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है, उसे हम कहते हैं ब्रिजिंग एक्सरसाइज। हर किसी को पता होता है, वो योगा में भी करवा रहे होते हैं। उसमें भी आपको सीधा लेट के टांगे बेंड करके अपनी कमर को उठाना होता है, हाथों से प्रेशर नीचे की तरफ लगाएं और कमर को ऊपर की तरफ उठाएं। ये 2 से 3 एक्सरसाइजेज ऐसी हैं जिससे आपकी कमर का दर्द जा सकता है। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस का आपने शायद नाम सुना हो। आइसोमेट्रिक में क्या होता है, हम स्ट्रेंथनिंग करवाते हैं। आपके मसल्स ज़रूरी नहीं है हर वक्त हर दफ़ा सिर्फ स्टिफ ही हुए हों, समटाइम्स वो ढीले भी पड़ जाते हैं।
आपको उनकी स्ट्रेंथनिंग करवानी होती है। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज में आप बैठे बैठे कर सकते हैं, आप लेटे लेटे कर सकते हैं। किस तरह से आप बेड पे लेटे हैं, एक टॉवल को रोल करें, अपने पैरों के नीचे रखें और पैरों से नीचे जोर लगाना शुरू कर दें। अपने घुटने के नीचे रखें, घुटनों से नीचे अच्छा, जोर लगाना शुरू आइसोमेट्रिक कर दें। एक्सरसाइज इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो ये होती है कि आपने किसी एक पार्ट को एक्टिव करना एक है, पार्ट को बाकी एक्टिव सारे करना मसल्स होता उसमें है, एक्टिव बाकी नहीं सारे होते। मसल्स एक्टिव नहीं हो रहे होते हैं। आप किसी एक स्पेसिफिक एरिया के ऊपर जोर लगा रहे होते हैं इसका उसकी फायदा क्या होता स्ट्रेंथनिंग है? करवाने के लिए। ये आपके मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करवा देता है। जो मसल्स आपके वीक हो रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं हाथों से ज़्यादा देर चीज़ें नहीं उठाई जाती। क्यों नहीं उठाई जा रही? बहुत मजबूत हाथ अल्लाह ने आपके बनाए हैं, तो क्यों नहीं उठाई जा रही है? आपके मसल्स की बिल्कुल आपने स्ट्रेंथनिंग नहीं करवाई हुई। आप उसकी स्ट्रेंथनिंग करवाएं। अगर हम बात करते हैं लोअर बैक की, अगर हम पहले जैसे बात कर रहे थे, कमर में, यानी हाँ, कमर के कमर में निचले दर्द हिस्से हो में रहा है, अगर दर्द हो दर्द तो हो क्या रहा है, करना चाहिए? आपको आपके ग्लूट्स के मसल्स को स्ट्रेंथनिंग करवानी है। ग्लूट्स के मसल आते हैं आपकी थाई, आपके हिप के ऊपर वाले हिस्से में जितने मसल्स हैं इन्हें ग्लूट्स के कहते हैं। मैक्सिमस और मतलब बड़ा एक मसल होता है और एक छोटे साइज का होता है। अब आपने उनकी स्ट्रेंथनिंग कैसे करवानी है? बहुत आसान तरीका है। ये वो सारी एक्सरसाइज जो आप घर में कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। उसको हर्निएशन है, बल्ज है, कोई भी चीज़ है, दर्द नहीं हो रही, यू कैन डू दैट। क्यों? आपकी स्ट्रेंथनिंग होगी तो आपका अगर कोई हड्डी का मसला बना है तो आपका जो मसला वो इस काबिल हो जाएगा कि वो उस मसले को पकड़ सकता है। आपकी उस चीज़ को, वो पेन को आपका और ज़्यादा ट्रैवल नहीं करवाएगा, उसे रोक देगा वहीं पे। अब आपने करना क्या है, जब आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस की तरफ जाना है, आपने लेटना है। आपने कोई भी पिलो, कोई भी तौलिया, कोई भी चीज़ रोल करें और उसे अपने घुटनों के दरमियान में, समझें ये दोनों मेरे घुटने हैं और इनके दरमियान में रख के आपने जोर लगाना है। जोर से दबा के रखना है, उसे 15 टू 25 सेकंड्स तक होल्ड करके रखना है, फिर छोड़ना है। फिर जोर लगाएं, फिर उसे 15 टू 25 सेकंड्स तक होल्ड करें, फिर छोड़ें। ये एक एक्सरसाइज करें। फिर यही आपने अपने घुटने के ऊपर बाहर की तरफ से हाथ रख देना और उसे खोलने की कोशिश करनी है। जब आप जोर लगाएंगे, आपके वो घुटने की भी एक्सरसाइज हो रही है, आपके कंधों की भी एक्सरसाइज हो रही है। जब आप उसे खोलने की कोशिश करेंगे, आपके समटाइम्स लोगों को ट्रेमर्स आना शुरू हो जाते हैं, जिसम कांपना शुरू हो जाता है। दैट इज़ टोटली फाइन। वो ट्रेमर्स इस वजह से आते हैं क्योंकि आपके मसल्स इतने वीक हो गए हैं, वो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे, आप थोड़ा सा भी जोर लगा रहे हैं। आपने ये वाली एक्सरसाइजेस करनी है। इससे आपके ग्लूट्स के मसल्स जैसे ही स्ट्रेंथनिंग की तरफ जाना शुरू होंगे, इंशाल्लाह आपका बैक का पेन, जो बैक एक है, वो बहुत हद तक कम हो अच्छा, जाएगा। ये हम इस पॉडकास्ट के एंड पे डेमोन्स्ट्रेट करवा के ज़रूर, देखेंगे ताकि ज़रूर। हमारे देखने वालों को, हमारी ऑडियंस को पता चल जाए कि ये एक्सरसाइजेस हम किस तरह कर सकते हैं। पहले तो ये बताएं कि प्रिवेंशन के लिए तो जैसे आपने बता दिया कि हमें लाइफस्टाइल अपना ठीक करना है। अब अगर हम हो गई है पेन, अब हम उसको ठीक करना चाहते हैं, तो सिर्फ हमें एक्सरसाइजेज ही हेल्प आउट करती है? किसी किस्म का कोई मसाज, कोई ऑयल या इस तरह की भी कोई टेक्निक्स हैं जिसकी वजह से हमारा कमर दर्द या बॉडी में कहीं पे भी कोई दर्द हो रहा हो तो वो ठीक हो सकता है? अच्छा, इसमें बहुत सारी टेक्निक्स आ जाती हैं। मसाज इज़ वेरी इफ़ेक्टिव अगर आप ठीक से कर रहे हो। मसाज करते हुए हमेशा एक चीज़ का ख्याल रखना है। मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से 2-3 हैं जो हम इजीली कर सकते हैं। मसाज करते हुए आपने एक चीज़ का ख्याल करना है कि आपका सर्कुलर मोशन में आप ऊपर की तरफ जाएँ। जब भी मसाज कर रहे हैं, कमर में दर्द हो रहा है तो कुछ जेल्स आते हैं हमारे पास, उसमें आप ऑलिव ऑयल ऐड कर दें। बड़ा आसान सा है, किसी आपको स्पेशल ऑयल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसमें आप ऑलिव ऑयल ऐड करें और उस ऑयल की आपने सर्कुलर मोशन में ऊपर की तरफ मसाज करनी है। आपको कमर के जिस भी हिस्से में दर्द हो रहा है उसमें आपने ऊपर की तरफ मसाज करना है और उसके बाद आप हीट दें थोड़ी सी उसके ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, 2 थेरेपीज़ आती हैं, एक आती है कोल्ड थेरेपी, एक आती है हॉट थेरेपी, ठीक है। अब जो कोल्ड है उसमें हम आइस पैक्स लगा रहे होते हैं, चीज़ें कर रहे होते हैं, और जो हॉट में आ जाती है उसमें हम गर्म चीज़ों की सेकाई कर रहे हैं। कुछ लोग रेत से सेकाई बहुत इफ़ेक्टिव है अगर आपकी कमर का दर्द है। अब इन चीज़ों को कोल्ड और हॉट में आपने किस टाइम पे जाना है इसका भी एक डिफरेंस है, और इन दोनों को भी कब आप इकट्ठे यूज़ कर सकते हैं इसका भी एक डिफरेंस है। अब जब आपने यूज़ करनी है, हीट है अगर आपने कहीं पर देनी है, आपने सबसे पहले देखना है वहाँ पे आपका कोई वूंड नहीं होना चाहिए, कोई ज़ख़म खुला हुआ नहीं होना चाहिए और स्वेलिंग नहीं होनी चाहिए। अगर आप हीट देते हैं, कहीं भी आपके जिस्म के किसी भी हिस्से में स्वेलिंग है और उसके ऊपर आप हीट दे दें तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन और ज़्यादा बढ़ जाती है और वो आपकी दर्द को और ज़्यादा बढ़ा देता है। किसी भी जिस्म के हिस्से पे करने से पहले देखें स्वेलिंग नहीं है। अगर स्वेलिंग है तो फिर आपने उसे आइस थेरेपी की तरफ लेके जाना है, कोल्ड थेरेपी की तरफ। अब इन्हीं को अगर हम मिला के कर देते हैं कि आप थोड़ी देर के लिए कोल्ड थेरेपी दे रहे हैं और थोड़ी देर के लिए हॉट थेरेपी दे रहे हैं, इन दोनों का मिक्सचर अगर आप करते हैं तो समटाइम्स वो पेन को रिलीव करने के लिए बहुत इफ़ेक्टिव हो जाता है। अब
जब ये चीज़ें आपने करनी है, उससे पहले मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आप ऑलिव ऑयल और एक ऑस्ट्रिच ऑयल भी आता है, इन दोनों को अगर मिक्स भी कर लें, शुतुरमुर्ग का तेल, शुतुरमुर्ग का तेल दर्द के लिए बहुत इफेक्टिव है। सीरियसली? सीरियसली बहुत इफेक्टिव होता है आपकी पेन के लिए। अब तो मार्केट में बहुत सारे ऐसे ऑयल्स आ गए हैं जिसमें उन्होंने ऑस्ट्रिच का ऐड कर दिया, हल्दी का कोई एसेंस निकाल के कर दिया, किसी इस तरह से चीज़ों का करना। लेकिन अगर आप एक नॉर्मली भी एक चीज़ कर लें, अगर वो नहीं मिलता आप ऑलिव ऑयल ले लें। मैं कहती हूँ ऑलिव ऑयल सिंपल आपको हर जगह से मिल जाता है, उसको आप किसी भी जेल के साथ ऐड कर कर उसका मसाज करके अगर आप उसके ऊपर हीट थेरेपी देते हैं तो आपकी कमर का जो स्पैज़म आ रहा है, मसल्स का जो स्पैज़म आ रहा है, वो आपका स्पैज़म बहुत हद तक कम हो जाएगा। किसी भी जिस्म के हिस्से में अगर आप इसे करें तो इससे बहुत फ़ायदा हो जाएगा। स्ट्रेचिंग लाजमी ऐड करें अपनी लाइफ में। स्ट्रेचिंग आपको कहीं नहीं जाने की ज़रूरत स्ट्रेचिंग करने के लिए, आप अपनी सीट पे बैठ के स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। टांगों की स्ट्रेचिंग करनी है, पैरों से आप अपने काफ मसल की स्ट्रेचिंग बैठे बैठे कर सकते हैं। आप अपने हाथों की, अपने कंधों की स्ट्रेचिंग आप बैठे, ये कितना मुश्किल है करना, कोई मुश्किल नहीं, आप अपनी सीट पे बैठ के कर सकते हैं। आप अपने सर को थोड़ा सा इधर मूव कर लें, थोड़ा सा इधर मूव कर लें हर आधे घंटे के बाद, कितना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये सारे आपके बहुत बड़े क्रॉनिक मसाइल बनने से आपको छुटकारा मिल सकता है। बिल्कुल ठीक है। कमर दर्द सबका मसला है, ठीक है? मतलब मैंने ऐसा नहीं देखा कि कभी कभार तो मैं देखती हूँ कि 18-19 साल के बच्चे भी कह रहे होते हैं हमारी कमर में दर्द हो रहा है, ठीक है? जो मर्द बहुत ज़्यादा बाइक चलाते हैं उनका ये मेजर इशू है कि उनकी कमर में दर्द उनको रहता है। टेल बोन में बहुत ज़्यादा पेन आता है। तो उनको क्या करना चाहिए जो मोटरसाइकिलों पे जाते हैं? अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग, आपको थकावट होती है, हर इंसान को थकावट हो जाती है, हम नहीं करते हैं स्ट्रेचिंग, हम कोई एक्सरसाइज, कोई ऐसी चीज़ नहीं। अगर बहुत ज़्यादा पेन है, पहले आप उस जगह पे थोड़ा सा हीट दे लें, उस हीट को देने के बाद आप स्ट्रेचिंग देना शुरू करें। हीट का फ़ायदा ये होता है कि जो आपके मसल्स स्पैज़म की तरफ जा रहे हैं वो थोड़े लूज़ हो जाते हैं, आपके लिए स्ट्रेचिंग करना आसान है। जो 3 स्ट्रेचेस हमने अभी बताए हैं, वही स्ट्रेचेस अगर जो लोग मर्द हज़रात को बाइक पे बैठने की वजह से बहुत पेन होता है, ड्राइविंग बहुत देर तक करने की वजह से बहुत ज़्यादा पेन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जिस टाइम आप रोड पे है ना, आपकी बॉडी एक मोशन में है, हर वक्त मोशन में है, और उसके साथ वाइब्रेशंस ऐड हो गई हैं। अब जैसे ही वाइब्रेशन ऐड होती है, वो आपकी बॉडी की, आप कहें एनर्जीज कहें, उसकी फ्रीक्वेंसी कहें, उसे जो भी एक नाम दें, वो उसको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करती है, उसको कहीं ना कहीं उसके अंदर वो छेड़खानी करना शुरू कर देती है। तो उन सारी चीज़ों के लिए स्ट्रेचिंग लाजमी करें। रात को 5 मिनट कर लें या दिन में 5 मिनट कर लें। आप जैसे ही अपनी लाइफ में एक स्ट्रेचिंग वाला या ये 2 से 3 एक्सरसाइजेज आप ऐड करते हैं, आपकी उसी एक हफ्ते के अंदर आपको खुद महसूस होगा कि आपको अब बैठने उठने और हर चीज़ में बहुत आसानी हो रही है। आपके पास फीमेल पेशेंट ज़्यादा आते हैं कि मेल पेशेंट ज़्यादा आते हैं बैकबोन पेन दोनों के? दोनों बहुत ज़्यादा आते हैं। बच्चों का बहुत ज़्यादा, अगर आप कहें कि उन्हें कमर में दर्द हो रहा है या क्यों हो रहा है, बच्चों का बहुत ज़्यादा बैठना कर दिया हमने। पहले के अगर हम देखें, बच्चों की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती थी, वो बाहर खेल रहे हैं, वो आउटडोर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। अब बच्चों की एक्टिविटीज़ सारी आपने घर में करवाना शुरू कर दी हैं, वो घर में बैठ के गेम्स खेल रहे हैं, पढ़ाई सारी ऑनलाइन होना शुरू हो गई है, रिसर्च चीज़ और जो भी चीज़ें हैं वो बैठ के करें। तो बैठ के जब एक ही पोस्चर में आप रह रहे हैं, आपकी बैक ऑफ द थाई और आपकी लोअर बैक के ऊपर प्रेशर कंटिन्यूसली रह रहा है, उसकी वजह से आपकी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द आना शुरू हो तो जाता है। बच्चों को भी एक्सरसाइज, बच्चों को भी, मैं तो कहती हूँ हर, आप जैसे ही वो बच्चा चलने के काबिल होना शुरू हो रहा है ना, उस बच्चे की आप रूटीन बना लें कि उसने सुबह को उठना है, उसने स्कूल जाने से पहले 5 से 7 मिनट कोई ना कोई स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज करके जानी है। क्यों? उसको शुरू से जब आदत आप डालेंगे, अपने बच्चे को ट्रेन इस तरह से करेंगे, तो उसको बड़े होकर ये सारी चीज़ें मुश्किल नहीं लगेंगी। शायद मुझे लगता है हमारी अम्मी ने हमें इस तरह से नहीं आदत डाली, हमें इसलिए ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। हमारी ख़वातीन को, मर्द हज़रात जो भी मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, उनके कोई बेसिक रीज़न नहीं होते हैं कि कोई बहुत बड़ा मसला हो गया, यही बैठ काम, जॉब की डिमांड किया बहुत देर बैठना है, जॉब की डिमांड किया बहुत देर खड़े होना है। आपको काम साथ साथ लेकर चलना है अपने जिस्म के। जिस्म चलेगा तो आप काम बेहतर तरीके से कर सकेंगे। तो उसको चलाने के लिए, जैसे एक मशीन को चलाने के लिए उसे तेल देना ज़रूरी होता है ना, इस तरह आपकी बॉडी को चलाने के लिए उसे एक्टिविटी देना ज़रूरी है। वो एक्टिविटी आप स्ट्रेचेस की फॉर्म में करें, आप वॉक की फॉर्म में करें, आप कोई भी एक्सरसाइज की फॉर्म में करें, किसी भी तरह से आप योगा कर लें। जैसे मेडिटेशन की बात की, आप योगा कर लें, कोई भी जिसमें आपकी बॉडी में ऑक्सीजन प्रॉपरली मूव कर जाए, आप उस चीज़ से, इस दर्द से रुक सकते हैं। कमर दर्द की ना औरतों में एक मेजर रीज़न ये भी बनती है कि उनकी कमर में जो इंजेक्शन लगाया जाता है उसके बाद भी सबको बहुत ज़्यादा शिकायत होती है। एपिड्यूरल की बात कर रही हैं आप। तो उनको बहुत शिकायत होती है कि भाई ये जो इंजेक्शन दिया जाता है कमर के अंदर, इसके बाद हमारी पेन बहुत ज़्यादा होता है, और सी रह सेक्शन के बाद जाती है। तो ज़्यादातर औरतों की यही शिकायत होती है कि कमर दर्द नहीं जाता। तो अब सी सेक्शन के बाद जिन औरतों को ये मसाइल हैं कमर दर्द के, उन्हें क्या करना चाहिए? अच्छा, सी सेक्शन के बाद बहुत जो हमारे यहाँ पर स्पेशली
दूसरी कंट्रीज़ में इतना ज़्यादा नहीं किया जाता। औरतें खुद को बड़ा रिस्ट्रिक्ट कर देती हैं, अपनी मूवमेंट्स को बहुत रिस्ट्रिक्ट कर देती हैं। इनिशियल 7 to 8 डेज़ आपके होते हैं जिसमें आपको बहुत पेनफुल है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर उस दौरान भी कुछ एक्सरसाइजेज़ और कुछ ऐसी चीज़ें जो आप थोड़ी बहुत कर सकते हैं, क्योंकि एक एपिड्यूरल है, आपकी कमर में उन्होंने एक इंजेक्शन लगा दिया, ठीक है, उसने आपकी बॉडी को नम किया, थोड़ी देर के लिए सुन कर दिया, लेकिन उसका इफ़ेक्ट कहीं ना कहीं आपके ऊपर रहना शुरू हो जाता है। अब उसके बाद कुछ एक्सरसाइजेज़, खैर ये तो एक बहुत वास्ट टॉपिक है, पेन रिकवर हो सकती है बहुत हद तक, आप कह सकते हैं 70 to 75% तक पेन रिकवर हो सकती है अगर आप अपनी उन दिनों में कुछ एक्सरसाइजेस कर लें। खुद ना करें, वो जाके अपने फिजियोथेरेपिस्ट से करवा लें या घर पे फिजियोथेरेपिस्ट को बुला लें। करवा के अगर आप देखें, बहुत सी ख़वातीन अब प्रेगनेंसी के दौरान आपकी पोस्ट ऑप प्री ऑप दोनों में फिजियोथेरेपी करवाई जाती है। क्यों? ताकि ज़्यादा इसके ये किया जाता है कि नॉर्मल डिलीवरीज़ की तरफ लोग जाना शुरू कर दें, या फिर अगर पोस्ट ऑप में सी सेक्शन के बाद है, ताकि जो आपकी रिस्ट्रिक्शन, जैसे ही आप रिस्ट्रिक्शन, आपने वो एक कॉन्सेप्ट देखा होगा जो ग्राफ्टिंग लोग करते हैं, किसी के नाक का कोई सर्जरी है, कोई चीज़ है, किसी की उंगली से पार्ट उतार कर नाक पर कर दिया और ग्राफ्टिंग करके रख दिया, वो एक अरसे तक उस चीज़ को रिस्ट्रिक्ट कर दिया तो वो चीज़ वहाँ पर वैसे ही बनना शुरू हो जाती है। हमारे मसल्स भी इसी तरह से हो जाते हैं। जब हम मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं ना, बहुत सारे लोगों का इशू बढ़ता इस वजह से है कि वो रिस्ट्रिक्ट करना शुरू कर देते हैं, फिर हमारे मसल उसी एक पोजीशन में रहने के आदी हो जाते हैं। फिर जैसे ही आप उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, अब नहीं मैं हिलूंगा। ख़वातीन जो पोस्ट ऑप में अगर कुछ एक्सरसाइजेज अपने फिजियोथेरेपिस्ट के साथ कर ले, क्योंकि आपकी बॉडी पे एक बहुत बड़ा कट लगा होता है, उसको आप उस तरह से नहीं मैनेज खुद कर सकते हैं, तो आपके जो बैक एक के पेन्स और ये सारी चीज़ें रह जाती हैं, ये बहुत हद तक कम हो सकती हैं। 70 to 75% डेफिनेटली हो सकती हैं। तो ये बताएं कि हमने ये तो सारा डिस्कस कर लिया कि दर्द होती क्यों है, सिम्टम्स क्या है, लेकिन मुझे ये बताएं कि हम डाइट में कौन सी चीज़ें ऐड कर सकते हैं जिससे अगर हमें किसी को भी किसी भी एज में कमर दर्द का इशू है, वैसे तो सबको कमर दर्द का इशू होता है, लेकिन जिसको भी कमर दर्द का इशू है वो खुराक में क्या ऐसा ऐड करे कि उसकी दर्दों से ज़रा जान छूटे और वो इंटरनली भी स्ट्रांग हो। अच्छा, मेजॉरिटी लोगों को आफ्टर 30 और 35 की एज में इस तरह से ज़्यादा दर्द महसूस होना शुरू हो जाता है, तो उसमें आप विटामिन डी का इस्तेमाल करें। आपकी हड्डियों और आपके पट्टों के लिए विटामिन डी बहुत ज़रूरी है। विटामिन डी के साथ आपको कैल्शियम लेना है। विटामिन डी का आप सोर्स अगर आप फूड में देखें, आप बादाम ले सकते हैं, आप नट्स वगैरह, बहुत ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं। आप दिन के टाइम में सुबह 7 गिरियाँ ऐड कर लें अपने खाने में, वो बादाम खाना शुरू करें। कैल्शियम का सोर्स आपका दही है, दूध है, जैसे सर्दियों का मौसम होता है उसमें आप विटामिन सी का सोर्स आप ले सकते हैं, ऑरेंजेस वगैरह आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। ओमेगा 6 का इस्तेमाल करना शुरू करें, वो आपके पट्ठों के लिए, आपके जोड़ों की दर्द के लिए बहुत बेहतरीन है। ये 2 से 4 चीज़ें हैं। अपनी खुराक को एक, आई एम नॉट अ न्यूट्रिशनिस्ट बट स्टिल, अपनी खुराक को मैनेज करना शुरू करें। मैनेज किस तरह से करना है? आपकी खुराक में सब्ज़ी का भी एक पोर्शन होना चाहिए, एक फ़ैट का भी होना चाहिए, एक प्रोटीन का भी होना चाहिए, एक कार्ब्स का भी होना चाहिए। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा क्रैश डाइटिंग्स चलती हैं आजकल कि जी ये छोड़ दें और आपका ऐसे वज़न कम हो जाएगा। वो जो ऐसे वज़न कम होता है ना, वो आपकी इम्यूनिटी को भी कम कर देता है और आपकी बॉडी की एनर्जी को भी कम कर देता है। फॉर एग्जांपल, आप एकदम से कार्ब्स का इंटेक बिल्कुल छोड़ देंगे, कार्ब्स का इंटेक आप जैसे ही बिल्कुल कट ऑफ कर देंगे, आपकी बॉडी लीन तो होना शुरू हो जाएगी, लेकिन आपकी एनर्जी भी कम हो जाएगी, क्योंकि कार्ब्स सोर्स हैं आपको पूरा दिन एनर्जेटिक रखने के लिए। कार्ब्स में जैसे रोटी आ गई, चावल आ गए, आप अपनी प्लेट को मैनेज करना शुरू कर दें। जब आप एक सब्जियों का कंटेंट उसके अंदर डाल रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप खीरा खा रहे हैं, टमाटर खा रहे हैं, प्याज खा रहे हैं, हरी सब्जियां हरे पत्तों वाली खा रहे हैं, आपकी बॉडी में वो आपका पानी का जितना कंटेंट आना चाहिए वो भी पूरा कर देगी। आप जैसे ही प्रोटीन मीट की तरफ आ जाते हैं, दालों की तरफ आ जाते हैं, आप उसके पोर्शंस डिवाइड कर जैसे लेना, आपकी जितनी कमियां कमज़ोरियां वो होना शुरू होती हैं। ये 4 चीज़ें अपनी डाइट में लाजमी ऐड कर दें। देसी घी के बारे में कहा जाता था एक वक्त में कि जी देसी घी नहीं खाना चाहिए, वो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देता है। नहीं, ऑयल आपका कोलेस्ट्रॉल और ये सारी चीज़ें और ज़्यादा बुरे तरीके से ख़राब करता है, जबकि देसी घी का इस्तेमाल, अगर आप एक दिन में 1 से 1.5 चम्मच देसी घी का इस्तेमाल करते हैं तो आपके जोड़, आपके पट्टे, आपका दिमाग, आपकी आंखें, आपकी स्किन, हर चीज़ को बेहतरीन कर सकता है। तो इन सारी चीज़ों को 4 से 5 चीज़ें हैं जिसे अपनी डाइट में आप ऐड कर दें। कोई भी सब्ज़ी हो सकती है, कोई भी दाल हो सकती है, रोटी का एक छोटी सी आप इस साइज़ की, एक सीडी साइज़ की रोटी ले सकते हैं आप।
दाल खाएं, गोश्त खाएं, कोई भी चीज़ इसको अपनी खुराक में आप ऐड कर लें, आपको कोई मल्टी वाइटामिन्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, हमारी खुराक इस तरह से हो गई है कि वो प्योर नहीं आती है, हम कहते हैं, लेकिन जैसे ही आप लेना शुरू करेंगे थोड़ा 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 वो कतरा कतरा डलते डलते आपके न्यूट्रिएंट्स सारे पूरा होना शुरू हो जाएंगे। बेसिक आपको इसमें कैल्शियम, विटामिन डी, इन 2 चीज़ों का इस्तेमाल लाजमी करें। विटामिन डी में एक चीज़ ऐड ऑन करती जाऊँ कि विटामिन डी लेने से पहले अपना एक दफ़ा विटामिन डी का टेस्ट लाजमी करवा लीजिए। अक्सर औकात एक इंजेक्शन लोग कह देते हैं जी पी लें, आपकी हड्डियों का दर्द खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन समटाइम्स आपको विटामिन डी की ज़रूरत ही नहीं होती है, आपको किसी और सप्लीमेंट की ज़रूरत होती है। एक दफ़ा अपना टेस्ट करवाइए, फिर उसके बाद विटामिन डी लेना शुरू करेंगे। ये 2 से 3 चीज़ें आप अपनी खुराक में ऐड कर लें, आपको किसी सप्लीमेंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अक्सर एक प्रैक्टिस घर में हो रही होती है डॉक्टर नूर, वो ये होती है कि अगर जिस्म में दर्द हो रहा हो ना, कमर का स्पेसिफिकली नहीं, अगर पूरे जिस्म में दर्द हो रहा हो ना, तो अक्सर माएँ ये कहती हैं मैं गर्म पानी से शावर लूँगी ना ठीक हो जाएगा। तो ये गर्म पानी से शावर लेना चाहिए या ठंडे पानी से शावर लेना चाहिए, हमारे लिए हेल्दीएस्ट कौन सा है? अच्छा, ठंडे पानी का शावर जो है वो आपके माइंड को फ़ौरन से चलाना शुरू कर देता है, आपको फ़ौरन से आपकी एनर्जी को बहुत बड़ा बूस्ट देता है ठंडे पानी से शावर। अगर आप गर्म पानी से शावर लेते हैं तो आपके जितने मसल्स स्टिफ हुए होते हैं ना, वो गर्म टकोर उनकी एक हो जाती है, तो वो हीट। अब डिपेंड करता है कि आपको दर्द किस तरह का हो रहा है, या मैं ज़्यादातर कहती हूँ कि आप गर्म पानी से शावर लें, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो लाइफस्टाइल है ना, उसके अकॉर्डिंगली ज़्यादातर लोगों की दर्द उनकी स्टिफनेस की वजह से आ रही होती है। तो स्टिफनेस में सबसे जो बेहतरीन चीज़ है वो आपको गर्म पानी से शावर लेना है। हम पाँव अक्सर औकात भिगो के बैठ जाते हैं, पानी में नमक डाल के, सोजिश होगी या कोई चीज़ होगी, क्यों? वो आपके मसल्स को, अब पहले हमने एक बात की थी कि आपको इन्फ्लेमेशन हो तो आपको वहाँ पे गर्म चीज़ का नहीं इस्तेमाल करना है, और यही नुस्खा जब हम पानी में नमक डाल के गर्म पानी थोड़ा सा करके करते हैं तो हमारी स्वेलिंग कम हो जाती है। क्यों हो जाती है? पानी जैसे ही वो सॉल्ट के साथ आता है वो वेटलेस करके आपको बेहतर तरीके से आपकी सर्कुलेशन को बेहतर करना शुरू कर देता है, उससे सोजिश और पाँव की जितनी दर्द है वो कम होना शुरू हो जाती है। तो डिपेंड्स ऑन, गर्म पानी से शावर पर्सनली आई रिकमेंड कि आप गर्म पानी से शावर लें, वो ज़्यादा बेहतर रह जाता है। अक्सर ये भी कहा जाता है डायबिटीज़ की वजह से पाँव सूज जाते हैं, और जब दर्द होता है तो यही कहा जाता है कि टब में आप नमक डाल के पानी में तो पाँव भिगो के पाँव बैठ भिगो जाए, दें, उससे बेहतर बिल्कुल। हो जाएगा। पानी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए कि आपको बर्निंग सेंसेशंस ना आए, क्योंकि डायबिटिक लोगों की सेंसेशंस बहुत हद तक कॉम्प्रोमाइज़ हो गई होती हैं, उन्हें फील नहीं होती हैं। पानी गर्म है, ठंडा है, कैसे, उनको नहीं इतना फील होता है। तो पानी इतना देखें कि अगर आप अपने हाथ की बैक वाली स्किन के ऊपर डाल के देखें वो जल ना रही हो, उतना पानी डालें, बहुत ज़्यादा गर्म पानी ना डालें। एक और चीज़, दर्द की आपने जैसे बात की थी, मेरे जहन में आ गई है, हल्दी वाला दूध। हम लोग, दर्द होता है, कमर का दर्द, पूरे जिस्म में कहीं पे भी दर्द है, आप कहते हैं पेन किलर खा लें, बड़े से बड़े नेप्रोक्सिन की तरफ चले जाएंगे, हम सॉल्ट सबसे ऊंचे वाला इस्तेमाल कर लेंगे, दर्द बहुत ज़्यादा है। अगर यही आप एक रूटीन अगर अपनी लाइफ में ऐड कर लें, अगर आपको ब्लड प्रेशर का इशू नहीं है, आप हफ्ते में एक दफ़ा हल्दी वाला दूध पीना शुरू कर दें। जब भी दर्द हो रहा है हल्दी वाला दूध लें, और अगर उसमें आप देसी घी डाल दें, वेल एंड गुड है, बेहतरीन हो जाएगा। लेकिन अगर आप हफ्ते में अपनी रूटीन बना लें कि आपने 1 कप दूध में थोड़ी हल्दी डालकर उसे अच्छे से फेंट के, बहुत मज़ेदार बनता है, या चलें इसे आप दवाई समझ के पीना शुरू कर दें, आप यकीन करें 1 महीने के बाद आप खुद डिफरेंस फील करेंगे कि आपके जिस्म में दर्दों की बहुत हद तक कमी हो गई है। वो कोई भी दर्द हो सकती है, वो आपका सर का दर्द है, वो आपके कंधे का दर्द है, आपकी कमर का, आपके पैरों का, या वैसे ही बॉडी एक समय बहुत ज़्यादा ऐसे थकावट टाइटनेस फील होना शुरू हो जाती है, वो भी आपकी उससे ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। तो ये ज़्यादातर लेडीज़ जो हील्स पहनती हैं, ब्लॉक हील, पेंसिल हील, तो ये हील्स भी इफ़ेक्ट कर रही होती है हमारी कमर दर्द को? बहुत इफेक्ट करती हैं हील्स आपकी कमर दर्द को। देखिए, आपका पाँव एक अजीब सी पोजीशन में जा रहा है जिसे सीधा रहना है। इशू क्या आता है, हमारे ना प्लांटर फिशियाइटिस होना शुरू हो जाता है पैरों के नीचे वाली जो एक लेयर है उसमें स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है। अब वो स्वेलिंग जैसे ही होती है, आपको पेन होती है, चीज़ें होती हैं। अब इन सोल्स आ गए हैं अक्सर औकात, आपका हील जिस टाइम पे आप पहनते हैं तो आपकी जितनी कमर की एक अलाइनमेंट है वो अपवर्ड हो जाती है, जिसने सीधा रहना है वो अपवर्ड चली जाती है, और जैसे ही वो अपवर्ड होती है वो प्रेशर बिल्डअप करना शुरू कर देती है आपकी टेल बोन से लेके, मतलब आपके लंबर से नीचे वाला जितना हिस्सा है उसके ऊपर प्रेशर बिल्डअप करना शुरू हो जाती है। तो इस वजह से फिर कमर का दर्द बहुत ज़्यादा ख़वातीन को होना शुरू हो जाता है। आजकल किटन हील्स आ गई हैं, छोटी छोटी सी, आप किटन हील्स पहने। किटन हील्स और ब्लॉक हील्स ये दोनों कंपैरेटिवली कम दर्द में आपको मुब्तला करती हैं। कोशिश करें, समटाइम्स आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट होती है दैट यू हैव टू वेयर हील्स और समथिंग, कोशिश करें जिस टाइम आपने चलने वाला काम करना है उस वक्त पे आप हील पहन लें। बाकी पूरा दिन, या आपकी कोई ऐसी मीटिंग है जहाँ पे आप हील के बिना नहीं जा रहे, आप या तो किटन हील का इस्तेमाल करें या फिर ऐसे शूज़ पहने जिसके नीचे वेज की तरह आ रहे होते हैं जूते, वो इस्तेमाल कर लें ताकि आपकी कमर में इस तरह से दर्द ना हो।
बिल्कुल ठीक है। और मेडिकेटेड शूज़? मेडिकेटेड शूज़ तो ऑब्वियसली आप पहने, जितना जूता नरम नरम होगा वो आपके हील्स के ऊपर प्रेशर बिल्डअप कम करेगा। अच्छा, सबसे एक मज़े की आपको बात बताती हूँ, हमारा सबसे पहले जो कमर का दर्द शुरू होता है वो हमारे हील्स से शुरू होना शुरू होता है। हमें पहले, मतलब अगर आप खड़े होकर चलते फिरते कोई ऐसा जूता पहन रहे हैं तो वो आपके मसल्स जो नीचे हील्स की तरफ से काफ के मसल्स जो जा रहे हैं, वो काफ के मसल्स आपके वहाँ से स्टिफ होना शुरू होते हैं और वो वहाँ से पहला खिंचावट देते हैं और आपकी कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है। आपका जूता बहुत ज़्यादा इसमें मैटर कर रहा होता है। तो कोशिश करें, बैठे बैठे हील्स पहन रहे हैं, जॉगर्स पहन रहे हैं, मर्द हजरात की डिमांड होती है वो दूसरे ऑफिस में जिन्होंने जूते बूट्स वगैरह पहने होते हैं, जब आप बैठ रहे हैं उनको उतार कर पैरों का स्ट्रेच कर लें। पैरों का स्ट्रेच बहुत आसान सा, बैठे आपने अपनी टोस को सिर्फ अपनी टांगों की तरफ लेकर आना है। ऐसे आपके पैर हैं पीछे की तरफ ले आए, इसी को इस तरफ घुमा लें, इसी को इस तरफ घुमा लें, पाँव को। इन 2-3 स्ट्रेचेस से, आप हील्स पहन रहे हैं, आप कोई भी जूते पहन रहे हैं, आपकी कमर में दर्द नहीं होगा। डॉक्टर नूर, हमें कोई ऐसी एक्सरसाइजेज बताएं जो हम घर में करें और अगर किसी का कमर दर्द स्वेयर भी है तो वो चला जाए, वो ख़त्म हो जाए, बिल्कुल ठीक हो जाए। तो अब मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताऊंगी जो अगर आप घर में रह रहे हैं करते हुए आपको कमर का दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसे ठीक कैसे करना है आप कर सकते हैं। जी अरसलान, कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा, सबसे पहली जो एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगी उसमें आपने सीधा लेटना है और अपनी टांगों को बेंड करना है। अपनी टांगों को बेंड करिए जी, बिल्कुल इस तरह से बेंड करें और बेंड करने के बाद अपनी टांग को इसके ऊपर हाथ रखिए। यहाँ पर आपने कोशिश करनी है कि आपका घुटना आउटवर्ड बाहर की तरफ ना निकले और आपने अपनी चेस्ट तक लेकर आना है इसको आपने होल्ड करना है 15 to 25 सेकेंड्स। सांस लेते रहना है, उसके साथ लंबी लंबी सांस लेनी है, कोई भी स्ट्रेच करते हुए आपने सांस लंबी लेनी है। अब इसको आराम से ढीला छोड़ना है और टांग को सीधा करना है। एक स्ट्रेच आप ये कर सकते हैं और इसको आपको करना है दोनों साइड्स पर, पहले इस तरफ करें फिर दूसरी साइड पे करें। इसकी कम से कम आप 5 to 10 रेपिटेशन से स्टार्ट करें और इसको ले जाएं आप 15 to 17 रेपिटेशंस के ऊपर। इसके बाद एक और एक्सरसाइज करनी है, इसमें आपने अपने घुटने बेंड करने हैं और बेंड करने के बाद हाथ जिस तरह से अरसलान ने बिल्कुल सीधे रखे हैं, आपने अपने हाथों से जोर नीचे की तरफ लगाना है और कमर को ऊपर की तरफ उठाना है। अपनी कमर उठाइए बिल्कुल इस तरह से, आपने इंक्लाइंड अपने आप को इस तरह से रखना है। कोशिश करें इस जितना बारीक अभी तकिया हमने रखा है इससे ज्यादा ऊंचा तकिया ना हो या ना हो तकिया। इसको इंक्लाइंड आपने अपने आप को करके आपने तकरीबन 25 to 30 सेकंड्स का होल्ड करना है और फिर रिलैक्स करना है। अरसलान, कैसा फील हुआ है? थोड़ा अच्छा आपको फील हो रहा होगा, अब कमर काफी रिलैक्सेशन की तरफ चली जाती है। इसके बाद एक और एक्सरसाइज जो आप कर सकती हैं उसे हम रोलिंग कहते हैं। आपने अपनी टांगे इसी तरह से बेंड रखनी है और बेंड रख के अपनी कमर को अपनी जगह पे रखें। आपने अपनी कमर को हिलने नहीं देना, हाथ हटा लीजिए और अपनी टांग को जमीन के साथ लगाने की आपने कोशिश करनी है। होल्ड करें 5 to 7 सेकेंड्स, फिर इसके बाद आप इसको दूसरी साइड पर लेकर आए। इसकी आपने 15 to 25 रेपिटेशंस तक लेकर जाना है। शुरू आपने 15 रेपिटेशंस के साथ करना है। ये 3 एक्सरसाइजेज ऐसी हैं जो करने से आपकी कमर में जो दर्द आ रहा है वो भी कम हो जाएगा और अगर करते रहेंगे तो आपको कमर में दर्द होगा ही नहीं। एक और एक्सरसाइज मैंने आपको बताई थी, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, जो आपके ग्लूट्स के मसल्स के लिए, जो आपकी बैक के हिप्स के पास के जितने मसल्स हैं उन्हें स्ट्रेंथनिंग करने के लिए करते हैं। उसमें आप एक तकिया लें या आप कोई भी तौलिया लेकर उससे राउंड एक उसका गोल सा एक कुशन सा बना लें और उसे टांगों के दरमियान में रखें। अब इससे आपने जोर लगाना है, तकिया नीचे नहीं गिरना चाहिए। टांगों से आपने जोर लगाना है और इसको आपने होल्ड करके रखना है कम से कम 25 to 30 सेकेंड्स के लिए। फिर उसको छोड़ें और फिर दोबारा से करें। अब इसके साथ एक और एक्सरसाइज आपने जो करनी है वो ये है कि आपने अपने घुटने यहाँ पे हाथ रखें, अपने घुटने पे बैठ जाइए, आपके लिए आसान हो जाएगा, बैठ जाइए। घुटने ऐसे ही अपने बेंड रखें। अब इसको जोर लगाएं बाहर से और खोलने की कोशिश करें। घुटनों को खोलने की कोशिश करें और जोर लगाएं, खोलने की कोशिश करें और जोर लगाएं। हाँ, जैसे टांगे इनकी कांप रही हैं, ट्रेमर्स की हमने बात की थी, इस तरह से आपको ट्रेमर्स आ सकते हैं। तो इनसे आपने डरना नहीं है, ये आप अपनी स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइज करें, उससे आपको कमर में दर्द जो भी हो रहा होगा वो बहुत हद तक बेहतर हो जाएगा। आई होप कि इस पॉडकास्ट ने आपको काफ़ी हेल्प आउट किया होगा। अगर इसी से रिलेटेड आपका कोई भी और सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और इसी के साथ साथ हमारे पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि आपकी वजह से बाकी सबका भी फ़ायदा हो सके।